अच्छा जी, तो देखिए ये पेपर 1 के अंदर क्या-क्या चीज़ें आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 पैसेजेस 1 टू 5, हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ होली कुरान से क्वेश्चन 2 और बायोग्राफी से क्वेश्चन 3 और 9 वालों ने सोर्स ऑफ लॉ नहीं पढ़ा तो उनको इसकी टेंशन नहीं है, ठीक है? और फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी 70 परसेंट क्या सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 70% चांसेस लाइफ ऑफ द प्रॉफिट से होते हैं और 30% चांसेस जो है वो क्या कहते हैं फर्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी से होते हैं, ठीक है भाई? ये हो गया पेपर 1। पेपर 2 को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आज पेपर 2 का दिन नहीं है, ठीक है? अच्छा, इसमें देखो बेटा 1 मिनट के लिए ना की पॉइंट समझ लो, जो आप लोग मेजर मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है? कॉम्पिलेशन ऑफ होली कुरान के ऑल 3 स्टेजेस अभी मैं डिस्कस करूँगा, रुक जाओ, ठीक है? तो ज़रा देखना कैंडिडेट शुड लेबल आंसर। बेटा देखो ये मिस्टेक अरवा याद रखना भाई, ठीक है? और भी कुछ बच्चों ने मिस्टेक की थी, 9 के भी कुछ बच्चे थे, दे डू नॉट लेबल पार्ट ए एंड पार्ट बी। वो पार्ट ए और पार्ट बी लेबल नहीं करते, ठीक है? बस एक लाइन छोड़ते हैं और नीचे पैराग्राफ नया शुरू कर देते हैं, बोलते हैं ये हमारा पार्ट बी था सर, चेक कर लें। ऐसा अब नहीं होगा बेटा, ठीक है? ये हमने स्कूल में कर लिया, ठीक है? लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है? जी रैयान जो रेवोल्यूशन से पहले के इवेंट थे वो भी आएंगे, ठीक है भाई? वो स्कूल में हमने कर लिया, आप लोगों को एक रिलैक्सेशन दे दी, अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद आ जाओ बेटा जी, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट के भाईजान सबसे पहली बात कि शुड रीड द क्वेश्चन केयरफुली। एक-एक वर्ड से आंसर पूरा चेंज हो रहा होता है। जी, एक-एक वर्ड से आंसर चेंज हो रहा होता है। जी बेटा, इस प्राइज़ में तो 5 ही तो पढ़ाए हैं, वही पढ़ करने, ठीक है? तो एक-एक वर्ड से आंसर चेंज हो रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वर्ड लिखा हुआ होता है कि राइट एन अकाउंट ऑफ द मेजर इवेंट्स लेड अप टू द माइग्रेशन, आंसर विल बी डिफरेंट। राइट एन अकाउंट ऑफ द इवेंट्स ऑफ द माइग्रेशन, आंसर विल बी डिफरेंट। राइट एन अकाउंट ऑफ द इवेंट्स फॉलोड द माइग्रेशन, आंसर विल बी डिफरेंट, ठीक है? तो हर कंडीशन में आंसर डिफरेंट होता है, ठीक है? अच्छा पार्ट बी कितनी लाइनों के बाद भी नहीं लिखना, बस नेक्स्ट लाइन में लिखना है, लेबल करना है, ठीक है? पार्ट ए को लेबल कर देना है, ठीक है? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कैंडिडेट शुड मूव, ठीक है, अवे फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, ठीक है? इन पार्ट बी में लंबे चौड़े आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा, रीजन एंड इंपॉर्टेंस इन द फॉर्म ऑफ फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, क्या मतलब? ये बेस्ट वे होता है आंसर लिखने का। आपने देखा होगा मेरे नोट्स में ना नंबर्स डले होते हैं, नंबर 1 2 3 4 इस तरह लिखे होते हैं ना नंबर्स। तो आपने भी क्या करना है, नंबर्स डाल देने हैं बेटा। यानी जब आप पार्ट बी के अंदर आंसर लिख रहे हैं तो नंबर्स लेकिन इन नंबर्स को स्पेल आउट कर देना है और कोई लाइन नहीं छोड़नी है, कोई पॉइंट नई लाइन से शुरू नहीं करना है, ठीक है? कंटिन्यूअस प्रोज के अंदर आंसर लिखना है पैराग्राफ फॉर्म में, ठीक है? तो आप कहेंगे कि द फर्स्ट रीजन इज या फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज या इट इज सिग्निफिकेंस फर्स्टली बिकॉज ऑफ दैट, सेकेंडली बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है? या फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज, ठीक है? तो इस तरह फर्स्टली सेकेंडली करके लिख दोगे तो आंसर विल बी वेरी गुड, ठीक है भाई? पार्ट बी में वर्सेस नहीं होती बेटा, ठीक है? अनुच्छेद पार्ट बी में वर्सेस नहीं होती, ठीक है? अच्छा, आंसर शुड कंटेन डिटेल एंड डेप्थ इन क्या कहते हैं डेप्थ रिलेटेड टू द क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक है? और नॉट जस्ट जनरल आउटलाइन ऑफ द मेन पॉइंट्स। जनरल आउटलाइन ऑफ द मेन पॉइंट्स नहीं होती, ठीक है? बल्कि देखो टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए, ठीक है? जी पार्ट बी हमेशा 4 मार्क का होगा, टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। इधर-उधर की बातें आप कितनी भी लिख दें फायदा नहीं है। तो देखो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है भाई? जी, जो हमने क्वेश्चंस करवाए हैं, उसी से मिलते-जुलते आएँगे, ठीक है? मरियम छोड़ें अभी आप, दूसरों को अपना काम करें, ठीक है? अच्छा जी, वो उनके मसाइल होंगे, किसी का कोई प्रॉब्लम होगा, तो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है? अच्छा जी, अब देखो बेटा, आमना अफ़ज़ल आपका बेटा क्वेश्चन मार्क ना भेजा करें, बल्कि क्वेश्चन रिपीट सेंड कर दिया करें, कॉपी करके, ठीक है? रीज़न ये है ना कि वो बहुत सारे क्या कहते हैं मैसेजेस आ चुके होते हैं, ठीक है? तो ठीक है, कॉम्पिलेशन ऑफ द कुरान में वर्सेस नहीं होती, जस्ट ज़ैद बिन साबित वगैरह की और हज़रत अबू बकर और उमर की कोटेशंस हैं, ठीक है? करबला का इवेंट नहीं आ रहा बेटा, ठीक है? जी, देख लेंगे सोर्स ऑफ लॉ को भी। अच्छा जी, अब देखो भाई, देखो ये आंसर क्राइटेरिया, ये आंसर चेक किस तरह होता है ना, एक लम्हे इसको भी समझ लें। देखो आप बच्चे बोलते हैं सर हमने एक मेजर मिस्टेक की और आपने 3 मार्क्स काट लिए और डायरेक्ट 7 पर ले आए। बेटा ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है?
जो है वो ये प्रॉब्लम है किसका बेटा, वर्सेस जितनी मैंने लिखवाई है उतनी लिख दो बस, ठीक है। अच्छा अभी ये देखो कि अगर ज्यादा है तो एक दो कम हो जाए, मसला नहीं है। देखो यहाँ पर ना लेवल मार्किंग होती है, ये CIS का अपना डॉक्यूमेंट है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। लेवल मार्किंग होती है, मतलब इस तरह नहीं होता कि एक पॉइंट छोड़ा है आपने तो एक मार्क कटेगा, ये जुल्म भी है लेकिन क्या करें, ठीक है। अगर आपने एक मेजर पॉइंट मिस कर दिया है ना तो आपका लेवल डाउन हो जाता है। लेवल लेवल डाउन होने का मतलब ये है कि हाईएस्ट लेवल है लेवल 4, ठीक है, और आप आ जाते हैं लेवल 3 पर अगर कोई भी एक मेजर मिस्टेक कर दी है। और देखो लेवल 3 है जो है वो क्या कहते हैं, कौन सा लेवल 3 है आपका, जो है वो उसके अंदर 5 to 7 मार्क्स आते हैं लेवल 3 में। ये देखिए भाई 5 to 7 मार्क्स आ रहे हैं लेवल 3 में, ठीक है। तो 5 to 7 मार्क्स लेवल 3 में आ रहे हैं। तो अब आमतौर पर ना बच्चा लेवल 3 का आंसर लिख के लेवल 4 के मार्क्स मांगता है, हम क्यों दें भाई, ठीक है। जरा देखिए लुक एट द बोर्ड के यहाँ देखिएगा, अ वेल स्ट्रक्चर्ड लेवल 4 को देखो जिसके लिए आपने तैयारी करनी है, ठीक है। अ वेल स्ट्रक्चर्ड क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स, ठीक है, नंबर 1 रिक्वायरमेंट। नंबर 2 demonstrates extensive and accurate knowledge relevant to the question, relevant होनी चाहिए, irrelevant नहीं चलेगी। नंबर 3 points are detailed, बच्चा समराइज पॉइंट्स लिखता है, बोलता सर हमने एड्रेस पे किया था पॉइंट, ठीक है, और नोट्स वाली बात लिखी थी। ओ भाईजान नोट्स में डिटेल भी लिखी थी, आपने डिटेल नहीं लिखी नोट्स वाली, ठीक है, सिर्फ नोट्स वाली बात लिख दी। अच्छा दूसरा मे को यहां देखना, लाइकली टू कोर्ट मेरे भाई वर्सेस ऑफ द कुरान एंड हदीस आना जरूरी है, ठीक है। कहीं कहीं पे नहीं आएंगी इस वजह से लाइकली का वर्ड यूज किया, जैसे कैलिफेट वगैरह में नहीं आ रही होती, कॉम्पिलेशन ऑफ कुरान हदीस में वर्सेस हदीस की बजाय कोटेशंस आ रही होती हैं, तो इस वजह से लाइकली का वर्ड यूज कर लिया। अब देखो बच्चा बोलता है सर हमने बहुत कुछ लिखा था, देखना लेवल 3 यानी 7 तक पहुंचने के लिए क्या क्या मांग रहा है वो। नंबर 1 अ वेल स्ट्रक्चर्ड एंड क्लियर रिस्पॉन्स, ओ भाईजान। नंबर 2 डिमोन्स्ट्रेट साउंड एक्यूरेट नॉलेज, एक्यूरेसी, यानी कि भाई ये सर अबाउट इतने थे लोग, इतना ये डेट थी, नहीं, accurate knowledge which is relevant to the question. Number 3 points are elaborated upon and generally accurate, ठीक है, may quote। लेकिन फिर कमी क्या होगी, कमी ये होगी कि कोई ना कोई, ये देखो क्वेश्चन 3 मतलब लेवल 3 में भी कोटेशंस आ रही है, ठीक है, लेकिन कमी क्या होगी, कमी ये होगी कि कोई ना कोई मेजर पॉइंट उसने मिस कर दिया होगा। आई बात समझ में बेटा जी, ठीक है। तो इस वजह से लेवल 3 का आंसर लिख के लेवल 4 के मार्क्स नहीं मिलेंगे, इतनी बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी आप देखें ये लेवल 2 आ जाता है कितनी जल्दी, ठीक है, कि भाई वो जो बच्चा बोलते हैं ना कि सर मैंने सारे पॉइंट तो एड्रेस किए थे, मेंशन किए थे, भाई पॉइंट्स मेंशन करने का सिर्फ लेवल 2 है, पॉइंट्स मेंशन करने का सिर्फ लेवल 2 है, ठीक है, पॉइंट्स मेंशन करने का लेवल 2 है, उससे आगे का नहीं है। अच्छा अब देखना पार्ट बी में, देखो पार्ट बी में लेवल 1 और लेवल 2 होता है, ठीक है। रिस्पॉन्स डिमॉन्स्ट्रेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, ये भी होना चाहिए। एबल टू यूज ओन ओपिनियन, भाईजान समझ रहे हैं आप, अपना ओपिनियन भी यूज कर रहे हो, ठीक है। तो आप जो है वो क्या कहते हैं, ये डिपेंड करता है कि अगर आप छोटे छोटे रीजंस या इंपॉर्टेंस लिख रहे हैं तो 5 लिख दें, और अगर कोई मेजर पॉइंट है उसको बहुत इलेबोरेट करके लिखा है, ठीक है, तो आप 2 लिख दें, लेकिन इलेबोरेट बहुत अच्छा कर दें तो इट विल बी इनफ, ठीक है। तो 4 मार्क्स आ जाते हैं, पार्ट बी में 100% मार्क्स आ जाते हैं। अच्छा आप देखना बेटा कि देखो बच्चे पूछते हैं कि सर ये पैराग्राफ बनाना फर्ज है, जरूरी है, नेसेसरी है, तो हम कहते हैं नेसेसरी तो नहीं है, प्रेफरेबल है। और प्रेफरेबल है, कुछ टीचर्स गलत पोर्ट्रे कर रहे होते हैं बच्चों को कि नहीं पैराग्राफ नहीं बना सकते, ठीक है, पेपर में लिखा होता है कंटिन्यूअस प्रोस में लिखें। ओ भाईजान कंटिन्यूअस प्रोस का मतलब यही होता है कि आप पैराग्राफ बनाएं, पॉइंटर्स ना बनाएं। आई बात समझ में, वो कंटिन्यूअस प्रोस का मतलब ये समझ के बैठे हुए होते हैं कि शायद जो है वो क्या कहते हैं हम पैराग्राफ नहीं बना सकते, ठीक है भाई। कंटिन्यूअस प्रोस का मतलब ये होता है कि आंसर पैराग्राफ में हो, पॉइंटर्स में ना हो, ठीक है। अच्छा लाइफ इन मदीना थोड़ी इंक्लूडेड है बेटा हमारे सिलेबस में अभी 9 वाले। अच्छा आप देखना सबसे पहले ना मैंने आप लोगों को बताया होता है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, देखो अब हम अपने आंसर के अपने पेपर की तरफ आ गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में हम आ गए, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है।
नहीं, सूरा का नाम या उसका नंबर याद रखना जरूरी नहीं है बेटा, ठीक है। बहुत दफा मैंने क्लास में बताया है कि वो जो रेफरेंस आप कोट करते हैं, सूरा का नाम या नंबर याद रखना जरूरी नहीं है। तो ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन थीम्स in each passage or briefly explain the importance of these passages in a Muslim's life and practice। ठीक है, तो पार्ट ए के अंदर बेटा देखो मेन थीम होती है पेपर 1 में, और पार्ट बी में इंपॉर्टेंस होते हैं। ठीक है, अगेन बता रहा हूँ, पार्ट ए में थीम्स और पार्ट बी में इंपॉर्टेंस। बच्चा बोलता है सर इंपॉर्टेंस कैसे लिखें? बेहद आसान चीज है, ठीक है। इंपॉर्टेंस दो तरह की हो सकती है, या तो थीम्स की या पैसेज को रिसाइट करने की। दो तरह की इंपॉर्टेंस हो सकती है, या तो थीम की इंपॉर्टेंस हो कि भाई उस थीम के अंदर जो मैसेज है वो हमें क्या सिखा रहा है, या फिर उसके मैसेज को डिस्क्राइब करने की इंपॉर्टेंस हो। ठीक है, मतलब सॉरी, उसको पढ़ने की क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे मिसाल के तौर पर आयतुल कुर्सी की थीम की इंपॉर्टेंस ये है कि इट स्टॉप्स अस फ्रॉम कमिटिंग शिर्क। ठीक है, दैट इज द अगेंस्ट एंड ओपोजिट ऑफ इस्लाम। और क्या कहते हैं, दूसरी तरफ आयतुल कुर्सी की पढ़ने की क्या बेनिफिट है, तो बहुत सारी है। एक तो प्रोटेक्शन के लिए पढ़ते हैं, क्योर के लिए पढ़ते हैं, और वो वाली हदीस के अंदर अपने वर्ड्स में भी हदीस लिख सकते हैं, क्योंकि पार्ट बी में हदीस नेसेसरी नहीं है कि हूसोएवर रिसाइट्स आयतुल कुर्सी आफ्टर एवरी फर्स्ट प्रेयर, तो उसको क्या करना चाहिए, वो ही द डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड पैराडाइज इज ओनली हिज डेथ। आई बात समझ में? ठीक है, तो आंसर क्राइटेरिया याद है ना, बचपन से पढ़ा हुआ है आप लोगों को ये। ठीक है, बिल्कुल बचपन से आपने पढ़ा हुआ है कि आंसर क्राइटेरिया क्या था बेटा जी। ठीक है, नंबर 2, 3 एंड 4, क्या मतलब? के बाद देखो बेटा, पार्ट ए में क्या क्या होना चाहिए जी। राबिया क्या कह रही है? अच्छा जी, चले, क्या कर सकते हैं ईशा। ठीक है, अभी हम जो है उनको रिकॉर्डिंग दे देंगे। बात आ गई समझ में? तो अब ये देखिएगा कि पार्ट ए में उनको बोले कोई और काम कर ले, उनको रिकॉर्डिंग दे देंगे जिनके लिए कोई प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो अब जो है वो पार्ट ए के अंदर के पार्ट ए में मेन थीम्स आ जाती हैं, और पार्ट ए में जब मेन थीम आप लिख रहे होगे बेटा जी, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट दिस पैसेज इज अबाउट को मेंशन करना जरूरी है। फिर उसके बाद क्या करोगे बेटा, एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज सेम थीम्स दे रहे होगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आयतुल कुर्सी अगर थीम के बारे में, तौहीद के बारे में, तो पार्ट बी में तौहीद की डेफिनेशन बता रहे होगे, और तौहीद की एक डेफिनेशन तो मेरे साथ रिपीट कर लें, अपने जबान से कह लें। ठीक है, ये तौहीद की डेफिनेशन 1 से लेकर 5 तक पैसेजेस कोई भी आएगा उसमें आपने लिखना ही लिखना है। ठीक है जी बेटा, इजमा कयास 10 वालों के लिए इंक्लूडेड है। ठीक है, तो पार्ट ए में जो थीम्स हैं वो तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो वो क्या है, अब फॉर एग्जांपल व्हाट दिस क्या कहते हैं, ये थीम तो लिखनी ही लिखनी है, वो क्या है, मेरे साथ रिपीट कर लें। तौहीद लिटरली मीन्स वननेस ऑफ वननेस। तौहीद लिटरली मीन्स वननेस, यानी ओनली वननेस इज कॉल्ड तौहीद। एंड इन इस्लामिक टर्मिनोलॉजी tawheed means the absolute oneness of Allah, the absolute oneness of Allah, both in entity and attributes। ठीक है, both in entity and attributes। ठीक है भाई, अच्छा अब जरा गौर से सुनिएगा। तो देखो बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ दीज थीम्स, इंपॉर्टेंस ऑफ दीज थीम्स में सबसे पहले आप शुड नॉट लेकर आ रहे होते हो। शुड नॉट ना आ रहा हो तो मस्ट नॉट आ सकता है, रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड, हैव टू, ठीक है, प्रोहिबिटेड, इस किस्म के कोई भी वर्ड्स जो आपके कोई एक्शन सजेस्ट कर रहे हो, ठीक है, वो लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंस इन मुस्लिम्स डेली लाइफ, मैंने कहा दो तरह की होती है, एक थीम्स की और दूसरा रिसाइटेशन की। ठीक है, कि जब आप किसी वर्ड्स को रिसाइट कर रहे होते हो तो उसका क्या बेनिफिट है, वो दोनों बातें यहाँ लिख सकते हैं। नंबर 3 पे मैंने बताया था कि पार्ट बी में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी एक एट्रीब्यूट ऑफ गॉड क्या करो, एक्सट्रैक्ट करो पार्ट बी से। सूरा का नाम नहीं लिखा होगा बेटा, सूरा का नंबर लिखा हुआ होगा, ट्रांसलेशन भी लिखी हुई होगी, नाम नहीं होगा। ठीक है भाई, अच्छा एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह मेंशन होगी पैसेज के अंदर, और उसका रिफ्लेक्शन हमें अपनी लाइफ में फाइंड करना है।
जैसे कि एक एट्रीब्यूट ऑफ अल्लाह है कि अल्लाह इज ऑल नोइंग, तो उसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? एज पैसेज मेंशंस दैट अल्लाह इज ऑल नोइंग, so we should be careful about our all deeds, each and every words and action, because we are at the sight of Allah every moment. No one can escape from his knowledge. ठीक है, तो बस ये हमारी लाइफ का रिफ्लेक्शन हो गया. या फॉर एग्जाम्पल अल्लाह इज ऑफ्ट फॉरगिविंग एंड मोस्ट मर्सीफुल, तो द पैसेज इसको इस तरह से लिखेंगे, द पैसेज डिस्क्राइब्स दैट Allah is oft forgiving and most merciful, so we should also be merciful towards others. This is one of the great quality of Allah that Allah loved. आई बात समझ में? ये भी लिख सकते हैं इसका एक और रिफ्लेक्शन, as Allah is most merciful, we should never lose hope even after committing the great sins. ठीक है, Allah is ready to forgive us. ठीक है, यहाँ तक कि किसी ने शिर्क भी किया है ना, और वो इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला से माफी मांग लेता है, तो अल्लाह ताला माफ कर देंगे. ठीक है भाई. अच्छा, अब सुनिएगा नेक्स्ट थिंग. फॉर एग्जाम्पल ना, 1 मिनट के लिए बस इसको देख लो. ये आयतुल कुर्सी जो आप सबने पढ़ी हुई है, आयतुल कुर्सी में पार्ट ए मैंने वही फॉलो किया है, मैं क्या कहते हैं मेथड, पार्ट बी बिल्कुल वही मेथड फॉलो किया है. और वो क्या है कि सबसे पहले देखो टॉपिक स्टेटमेंट आ गया, यानी मेन थीम तौहीद आ गई. फिर वही बात आ गई एक्सप्लेनेशन, यानी एब्सोल्यूट वननेस ऑफ अल्लाह. और मैंने कहा ये डेफिनेशन इतनी पक्की याद कर लो, ऑल 5 पैसेजेस में से एक जगह तो काम आएगी आएगी. ठीक है, और नथिंग इज बियॉन्ड द डोमेन ऑफ अल्लाह, ये आयतुल कुर्सी एक्सप्लेन कर रही है. उसके बाद हमने ये भी एक्सप्लेनेशन का पॉइंट हो गया. ठीक है, और ये हो गई सपोर्टिंग वर्स ग्रीन वाली, और ये दो फिर आ गए एक्सप्लेनेशन के पॉइंट, और ये हो गया कंक्लूजन कि अल्लाह ताला की जितनी क्वालिटीज हैं जो आयतुल कुर्सी में मेंशन की गई हैं, ऑल दीज क्वालिटीज मेक्स हिम मैचलेस एंड यूनिक. आई बात समझ में? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट. अब मैं इससे ज्यादा नहीं बयान करने वाला क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, ट्रांसलेशन बिल्कुल याद नहीं करनी होगी बेटा, ट्रांसलेशन विल बी प्रोवाइडेड इन द पेपर. ठीक है. अच्छा इब्राहिम, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता. ठीक है, वो लेट क्यों आए, और उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बता दें उनको. हसन और हुसैन इंक्लूडेड नहीं है ना 9 में ना 10 में. ठीक है. ठीक है, वर्ड्स वर्ड्स को एग्जैक्ट वर्डिंग में लिखना होता है, ज्यादा से ज्यादा अगर कोई सिनोनिम यूज कर लिया तो चलेगा. ठीक है मेरे भाई, तो इतनी बात याद रखें. अच्छा, अब जरा देखो एक चीज. अच्छा, अब देखो बेटा, बड़े काम की चीजें आ रही हैं. ठीक है, हर जगह मौजूद है, 1 से लेकर 5 तक पैसेजेस में लिखनी ही लिखनी है पार्ट ए के अंदर, चाहे नोट्स में लिखी हुई हो या ना लिखी हुई हो. ठीक है, आई बात समझ में? देखो बड़े काम का टॉपिक आ गया, बहुत काम का टॉपिक है, हिस्ट्री एंड बॉन्ड्स ऑफ होली कुरान से रिलेटेड. देखो भाइयों बहनों, बात सुनो. देखो, ये क्वेश्चन है कॉम्पिलेशन ऑफ होली कुरान का. सबसे पहले ना एक बात को समझ लें. ठीक है, सबसे पहले एक बात को समझ लें कि कॉम्पिलेशन ऑफ कुरान, आप लोग सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे आज तक सोच रहे होंगे जो गलत सोच रहे हैं कि शायद ये वर्ड कंपाइलेशन है, सर को प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा. नहीं, ये कॉम्पिलेशन है. व्हेन द वर्ड इज यूज एज नाउन इट इज कॉम्पिलेशन. व्हेन द वर्ड इज यूज एज वर्ब इट इज टू कंपाइल, दे कंपाइल्ड इट. ठीक है, तो अब मेरी बात को जरा गौर से सुन लीजिएगा. कॉम्पिलेशन के लिटरल मीनिंग होते हैं टुगेदर द स्कैटर्ड पार्ट्स ऑफ समथिंग, किसी चीज के बिखरे हुए हिस्सों को एक साथ जमा करना. ठीक है, तो किसी चीज के बिखरे हुए हिस्सों को एक साथ जमा करना, ये कॉम्पिलेशन के लिटरल मीनिंग है. ठीक है, तो कुरान की कॉम्पिलेशन कितने स्टेजेस में हुई है अच्छी तरह समझें. कुरान वाज कंपाइल्ड इन 3 मेजर स्टेजेस. कुरान वाज कंपाइल्ड इन 3 मेजर स्टेजेस. ठीक है, कॉम्पिलेशन का स्टेज नंबर 1 है कि कॉम्पिलेशन का स्टेज नंबर 1 है कि कॉम्पिलेशन ड्यूरिंग द प्रॉफिट्स लाइफ टाइम. नंबर 2 है कॉम्पिलेशन ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ अबू बकर एंड उमर. और तीसरा है कॉम्पिलेशन ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु. 1 मिनट रुकना है जरा, सुने. तो देखो बेटा, कॉम्पिलेशन के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है ना, तो इन 3 स्टेजेस के क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट स्टाइल में, आप सबको पता है. ठीक है, तो वो डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चन क्या आते हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, और बहुत अच्छे से सुनना है भाई. ठीक है, रीजन ये है कि हम सब कुछ याद करके जाएं और फिर भी हम मिस्टेक करके आ जाएं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है ना.
कि इतनी मेहनत करके जाएं और फिर मिस्टेक करके आ जाएं और जो रिक्वायरमेंट है वो ना लिख कर आए। ठीक है, याद देखो, जो क्वेश्चन आप याद करके गए हो और वो भी आप ना लिख पाए ना, तो ये बड़ा मसला हो जाता है। ठीक है, तो इतनी बात याद रखिएगा कि देखिए कॉम्पिलेशन का एक क्वेश्चन तो ये आपके इस वक्त आपके सामने है, और इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है सुने। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, अच्छा उनको कह दें जो नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए, द कुरान हैज बीन प्रिजर्व्ड इन राइटिंग फॉर ओवर 1400 years. Give an account of the way in which it was compiled in the written format. ठीक है, गौर से सुन लीजिएगा कि कुरान जो है वो प्रिजर्व्ड हुआ है बुक फॉर्म में 1400 years ago. तो गिव एन अकाउंट ऑफ द वे इन विच इट वाज कंपाइल्ड इन द रिटन फॉर्मेट। भाई रिटन फॉर्मेट में कुरान कैसे कंपाइल्ड हुआ ये बताओ। तो देखो बेटा, याद रखो, इसके अंदर एग्जामिनर ने कोई भी पर्टिकुलर स्टेज नहीं मांगा है, लिहाजा आप इसके अंदर ऑल 3 स्टेजेस लिखोगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेज प्रॉफिट की लाइफ टाइम का, सेकंड स्टेज कैलिफेट ऑफ अबू बकर एंड उमर का, और थर्ड स्टेज ठीक है हजरत उस्मान की कैलिफेट का। आई बात समझ में? कोई इशू है इसके अंदर? सुनना, अब मैं 1 मिनट के अंदर 2-3 मिनट के अंदर इन पूरे 3 स्टेजेस की समरी बता रहा हूँ। ठीक है, जो आप इजीली अगर इसको सुनकर याद कर लें तो एग्जाम में लिखना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, नंबर 1, वो हम बताएंगे कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ, तो प्रॉफिट के ऊपर बिट बाय बिट कुरान नाजिल हुआ, और बिट बाय बिट कुरान नाजिल होने के बाद हुआ ये कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको याद किया। फर्स्ट ऑफ ऑल होली प्रॉफिट के कंपेनियंस ने भी उसको याद किया, बिकॉज दे वर मेमोराइजिंग दे वर यूजिंग द कुरान इन डेली बेसिस, एंड दे वर मेमोराइजिंग द कुरान फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इट। ठीक है, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ इट। ठीक है, और वो नमाज में भी पढ़ रहे थे, गाइडेंस के लिए भी पढ़ रहे थे। ठीक है, उसके बाद अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको डिक्टेट करवाया। फिर हम बताएंगे कि उन मटेरियल्स का नाम जिन मटेरियल्स के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिक्टेट करवाया। फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर जो रियली अवेलेबल था उसके ऊपर डिक्टेट हुआ। सेकेंडली जो है वो क्या कहते हैं, बोन्स ऑफ द कैमल्स पर डिक्टेट हुआ। ठीक है, थर्डली वुडन बोर्ड्स के ऊपर डिक्टेटेड हुआ। फोर्थली कुरान जो है वो डिक्टेट हुआ जो है वुडन बोर्ड्स के अलावा जो है वो एनिमल स्किन्स के ऊपर डिक्टेट किया गया। ठीक है, और इसी तरह होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठीक है कुरान को जो डिक्टेट किया है वो पाम लीव्स वगैरह के ऊपर भी डिक्टेट किया गया। ठीक है, एनिमल स्किन्स इज द लेदर। तो ये सारी चीजों के ऊपर कुरान डिक्टेट किया गया, और कुरान को डिक्टेट करने के बाद होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी खुद अरेंजमेंट करवाई, खुद कंप्लीट करवाई उसको। ठीक है, और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी स्टोन टैबलेट्स कहा मैंने। ठीक है, तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो क्या कहते हैं कंप्लीट भी किया, अरेंज भी हुआ, और मैनी पीपल हैव रिटन इट डाउन एज वेल। ठीक है, लेकिन स्टिल अब मेरी बात जरा गौर से सुन लीजिएगा कि बहुत सारे लोग कुरान को लिख चुके थे, तो लिख चुकने के बाद लेकिन एक ऑफिशियल बुक फॉर्म में होना कुरान का नहीं था। तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास अवे हुए, और जैद बिन साबित ने कमेंट दिया कि भाई प्रॉफिट यूज्ड टू डिक्टेट द वर्सेस, एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है डिक्टेशन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना करते थे, एंड ही मेड करेक्शंस इफ नीडेड। ठीक है, उसके बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु कैलिफ बने, और कैलिफ बनने के बाद अबू बकर हैड टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स। उनमें से एक प्रॉब्लम जो है वो फॉल्स प्रॉफिट्स थे, और फॉल्स प्रॉफिट्स में से मोस्ट डेंजरस मुसैलमा कज्जाब था। मुसैलमा कज्जाब के अगेंस्ट जो बैटल हुई वो कौन सी थी? बैटल ऑफ यमामा थी। बैटल ऑफ यमामा के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस में से ठीक है या उफाज में से 360 हाफिज शहीद हुए। ठीक है, और 360 हाफिज शहीद हुए, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म वो सजेस्ट किया कि कुरान को कंपाइल करें। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मना कर दिया कि हाउ कैन आई डू समथिंग दैट प्रॉफिट हैड नॉट डन इट इन हिज लाइफ टाइम। एंड देन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो क्या कहते हैं आफ्टरवर्ड कन्विंस विद द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ उमर, एंड हजरत अबू बकर एंड उमर अपॉइंटेड हजरत जैद बिन साबित। जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला को अपॉइंट किया, उन्होंने सेम कंसर्न शो किया, बट और हजरत जैद बिन साबित ने जब वो कन्विंस्ड हो गए ठीक है कि सेम कंसर्न का मतलब हाउ कैन आई डू समथिंग दैट प्रॉफिट हैड नॉट डन इट इन हिज लाइफ टाइम। ठीक है, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सॉरी हजरत एक मिनट रुकना भाई,
तो उसके बाद होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, ठीक है, जब कुरान को कंपाइल करना शुरू किया तो ही यूज्ड टू से कि इट वाज इजियर फॉर मी टू कन्वर्ट द माउंटेन फ्रॉम इट्स प्लेस ऑन माय शोल्डर, ठीक है, ऑन माय शोल्डर देन टू कंपाइल द कुरान। कहीं पे शोल्डर कहीं पे हेड लिखा हुआ है, इडियोमेटिक सेंटेंस है, घबराने की बात नहीं है। उसके बाद होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, सॉरी, हजरत ज़ैद बिन साबित के पास एक अनाउंसमेंट कर दी गई कि भाई whosoever would do have any written material of the holy Quran should bring it to ज़ैद। और ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान को क्या करना शुरू किया, कंपाइल करना शुरू किया। तो जो भी कोई कुरान की वर्स लेकर आता था, ज़ैद उसको 3 वेज के अंदर वेरीफाई करते थे। नंबर 1, मेमोरी ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज कंपेनियंस, ठीक है, यानी 70 फाज इनके साथ थे, 70 हाफिज इनके साथ थे, तो मेमोरी ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज कंपेनियंस। नंबर 2 कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला, हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है, मेमोरी ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज कंपेनियंस के बाद ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया कि इसको चेक किया 2 ट्रस्टवर्दी विटनेसेस से। यानी ज़ैद बिन साबित उनसे पूछते थे कि भाई ये वर्स कब लिखी है, होली प्रॉफिट की लाइफ में या होली प्रॉफिट की लाइफ के बाद लिखी है? तो उन्होंने कहा कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में लिखी है। तो क्या अगर वो कहते थे कि होली प्रॉफिट की लाइफ के बाद लिखी है तो हम कहते थे कि हजरत वापस ले जाएं, ठीक है, और अगर वो कहते थे कि होली प्रॉफिट की लाइफ के अंदर लिखी है तो हम कहते थे कि बताओ, इसके लिए 2 ट्रस्टवर्दी विटनेसेस लेकर आओ जो तुम्हें बता दें, जो गवाही दें इस बात की कि तुमने होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के अंदर ये वर्ड्स लिखी है। इस पर 2 ट्रस्टवर्दी विटनेसेस आ गए, तो मेमोरी ऑफ हिमसेल्फ, 2 ट्रस्टवर्दी विटनेसेस एंड मैचिंग विद द ओल्ड स्क्रिप्चर्स दे प्रिपेयर्ड फॉर देम सेल्व्स इज द थर्ड वन। उसके बाद ये कॉपी प्रिपेयर्ड हुई, इस कॉपी का नाम रखा गया ओम। ये कॉपी ओम इसलिए कही गई कि ये कॉपी ओरिजिनल थी और ओरिजिनल चीज को ओम कहा जाता है, ठीक है, इज इट क्लियर? क्योंकि बाद में जितनी कॉपीज बनी वो इसी से बनी, लिहाजा ओम के बाद इसका एक और नाम पड़ गया, ठीक है, मसफ़े हफ्सा। क्यों? क्योंकि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब डाइड होने लगे, व्हेन ही रियलाइज्ड दैट he would be no more in this world, so Abu Bakr gave this copy to Umar, and Umar रज़ियल्लाहु तआला अन्हु when he was about to die, as he was martyred, ठीक है, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला gave this copy to हजरत हफ्सा his daughter, और हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ठीक है, kept it safe with her so that this copy was called मसहफ़े हफ्सा, ठीक है। तो एक ही कॉपी के 2 नाम हो गए, ओम एंड मसहफ़े हफ्सा। उसके बाद एक और चीज हो गई, उसके बाद ये कॉपी गिवन हो गई हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कॉपी मंगवाई थी, वो कैसे, इसको सुन लीजिएगा। हजरत उस्मान जब कैलिफ बने तो उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रिपोर्ट दी, नाम जरूर लिख कर आना है कि रिपोर्ट दी किसने, रिपोर्ट दी हुज़ैफा बिन यमान ने। हुज़ैफा बिन यमान ने रिपोर्ट दी, और हुज़ैफा बिन यमान उस वक्त आर्मेनिया के अंदर थे, सिटी का नाम भी लिखना है, और आर्मेनिया का है, रोमन एम्पायर का एक सिटी है, ये भी लिखना है, ठीक है। हुज़ैफा बिन यमान ने 2 रिपोर्ट्स की, क्या 2 रिपोर्ट्स की, जरा गौर से सुनिएगा। हुज़ैफा बिन यमान ने एक रिपोर्ट तो ये दी, हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला ने एक रिपोर्ट ये दी कि भाई देखो कि कुरान को लोग रॉन्ग रिसाइट कर रहे हैं। हजरत उस्मान को रिपोर्ट दी कि रॉन्ग रिसाइट कर रहे हैं और रॉन्ग रिसाइट करने से मीनिंग चेंज हो जाते हैं। नंबर 2, कुरान के डिफरेंट डायलेक्ट्स पढ़ रहे हैं, जिससे अरब वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नॉन अरब पीपल जो है ना प्रॉब्लम में आ गए कुरान के डिफरेंट डायलेक्ट्स की वजह से, और वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उनको समझ नहीं आ रहा कि डिफरेंट डायलेक्ट्स क्या होते हैं। तो इस पर हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हजरत उस्मान ने दोबारा बुलाया, और हजरत उस्मान ने जब दोबारा ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला को बुलाया तो दोबारा ज़ैद बिन साबित को बुलाकर उनको एक टास्क दिया कि भाई कुरान को रीराइट करो, और कुरान को हजरत ज़ैद बिन साबित ने रीराइट करना शुरू कर दिया, ठीक है। और रीराइट का क्या मतलब था, वो कॉपी जमा की गई, ठीक है, वो कॉपी मंगवाई गई जो हजरत अबू बकर के पास थी, ठीक है, और वो कॉपी मंगवाकर हजरत हफ्सा के पास थी, ठीक है, और वो कॉपी मंगवाकर हजरत ज़ैद बिन साबित को दी गई। ज़ैद बिन साबित के साथ जो लोग थे उनका नाम भी लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है। ज़ैद बिन साबित के साथ जो लोग थे ना उनका नाम भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब्दुर्रहमान बिन हारिस, सईद बिन अल आस और अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तो इन सबका नाम लिखा आपने, और नाम लिखने के बाद ठीक है ये बताया कि इन चारों ने मिलकर के 7 to 8 कॉपीज बनाई, और 7 to 8 कॉपीज 7 to 8 प्रोविंसेस में भेज दी गई। उस वक्त इस्लामिक एम्पायर के 7 to 8 स्टेट्स थे, ठीक है, सीरिया, यमन, बहरैन, बसरा, कूफा, इजिप्ट, मक्का, और 1 वाज कैप्टन मदीना। तो 8 प्रोविंसेस के नाम लिखे और स्टेट्स के नाम लिखे, और उस स्टेट्स के नाम लिखने के बाद बेटा जी आपको ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है, कि ये इन कॉपीज के साथ स्ट्रॉन्ग रिसाइटर्स भी भेजे। स्ट्रॉन्ग रिसाइटर्स भेजने के साथ ये डायलेक्ट का इशू भी खत्म हुआ,
और हजरत उसामा हजरत जैद बिन हारसा रजी अल्लाह तआला अन्हु की ये कॉपी जो थी, ठीक है, हजरत जैद बिन हारसा ने इस कॉपी को जो है वो फर्दर हजरत क्या कहते हैं हजरत उस्मान के जो हवाले किया, ठीक है, और हजरत उस्मान ने इस कॉपी को पूरी दुनिया में स्प्रेड किया, अनऑथेंटिक कॉपीज को जलाया, ठीक है। तो इस वजह से हजरत उस्मान को जामिउल कुरान का टाइटल भी मिल गया, यानी कंपाइलर ऑफ द कुरान। और उस वक्त से लेकर आज तक मुसलमानों का रिश्ता कुरान से कभी भी नहीं टूटा। आप बताएंगे कि थोड़े सालों बाद, थोड़े अरसे बाद, ठीक है, तो उस्मान के जमाने में नहीं, थोड़े सालों बाद इस कुरान के ऊपर फर्दर क्या लगा दी गई, जबरदस्त पेज यानी वॉल्स लगा दिए गए, ठीक है। तो ये तो बेटा तीनों स्टेज वाला क्वेश्चन आ गया। अब टेक्निकल पॉइंट बहुत गौर से सुनना बेटा जी, ठीक है, टेक्निकल पॉइंट बहुत गौर से सुनिएगा, ठीक है, अच्छी तरह समझ लीजिएगा। टेक्निकल पॉइंट, टेक्निकल पॉइंट क्या है यहाँ पर, जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है ना, स्क्रीनशॉट जिसने लेना है ले ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये 3 क्वेश्चन है और तीनों सेम है, तीनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है, लेकिन वर्डिंग ओनली डिफरेंट है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ अबू बकर एंड उस्मान, तो आफ्टर द प्रॉफिट वाली आएंगे, ठीक है। इन द इयर्स फॉलोइंग द प्रॉफिट्स डेथ, बेटा फॉलोइंग का मतलब होता है आफ्टर, तो आफ्टर द प्रॉफिट्स डेथ वाले आएंगे, ठीक है, और वो अबू बकर एंड उस्मान ही है, और यहाँ तो लिखा हुआ है अबू बकर उमर एंड उस्मान, और उमर ने जो कुछ किया वो अबू बकर की कैलिफेट में ही किया था कुरान से रिलेटेड, और बाद में उसको अपने पास सेफ रखा था, और हफ्सा को देने वाले उमर ही थे। तो आप जरा देखना, इसमें समरी ऑफ फर्स्ट आएगा एंड डिटेल ऑफ सेकंड एंड थर्ड स्टेजेस आ जाएंगे, और उसके बाद देखो किस तरह से पैराग्राफिंग बन जाएगी स्क्रीनशॉट में, ठीक है भाई, आ गई बात समझ में, डन हो गया। अब आ जाओ, ये तीसरा थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। राइट अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ द कुरान इन द फॉर्म ऑफ मसहफ हेल्ड बाय हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा। अच्छा जी, ये देखिए एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, मेहर आपका अपना प्रॉब्लम होगा या नहीं हो रही सर, इन द इयर्स फॉलोइंग वाले है जो होगा उनमें ड्यूरिंग द प्रॉफिट्स लाइफ की समरी, जी बेटा समरी लिखनी है, ये देखो ना, ये रहा, मैंने कहा स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाओ, ये देखो मसफ़े हफ्सा वाली कहानी, अब जिसको मसफ़े हफ्सा का नहीं पता ना, ठीक है, मसफ़े सेकंड में 3 मेथड्स लिखते हैं, थर्ड में, थर्ड स्टेज में 3 मेथड्स नहीं है, ठीक है। तो राइट अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ द कुरान इन द फॉर्म ऑफ मसफ़े हफ्सा, जो मसफ़े हफ्सा का जिसको नहीं पता ये क्वेश्चन नहीं समझ पाएगा, और जिसको पता है तो मालूम है भाई मसफ़े हफ्सा वाज कंपाइल्ड इन द एंड ऑफ द सेकंड स्टेज, ठीक है। तो इन द फॉर्म ऑफ मसफ़े हफ्सा का मतलब है अप अंटिल मसफ़े हफ्सा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट स्टेज क्या था, डिटेल आ गई, सेकंड स्टेज की डिटेल आ गई, ठीक है, और थर्ड स्टेज की समरी आएगी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि अप अंटिल मसफ़े हफ्सा, ठीक है भाई, अप अंटिल मसफ़े हफ्सा लिखा हुआ है। अच्छा अब जरा देखिएगा कि अप अंटिल मसफ़े हफ्सा वाली कहानी क्या है, कि भाई देखो इसके अंदर ना मतलब मसफ़े हफ्सा के बाद जो कुछ हुआ उसकी बस समरी लिखेंगे, डिटेल नहीं लिखेंगे, ठीक है भाई। अच्छा एक बात और समझ लो बेटा, ये ना नॉर्मल क्लास नहीं चल रही है, रैपिड चल रही है, अब आप अगर आप बार बार ये बोलेंगे सर 1 सेकंड पीछे कर दें तो ये कैसे हो जाए, आप ये देखिए ना कि इतनी देर देर तक मैं लगा के रखता हूँ, आप स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे, अब इतनी देर से स्लाइड चल रही है, अब जैसे ही मैं आगे जाऊंगा कुछ बच्चे आ जाएंगे सर 1 सेकंड पीछे कर दें, इसीलिए मैं ना चैट ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है, तो खुद एहसास करें ना। अच्छा अब सुनो नेक्स्ट थिंग, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 के बाद देखो, इसका मतलब देखो मैंने 5 क्वेश्चंस करवा दिए बेटा इसके आपको, ठीक है, और 1 मिनट के लिए समझना, ठीक है। तो ये जो कॉम्पिटिशन के 5 क्वेश्चंस हो गए ना बेटा जी, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था, ठीक है, दूसरा ये था, और तीसरा ये, ठीक है। अब इसके बाद देखो कि डू यू थिंक फॉर मुस्लिम्स नाउअडेज having the Quran in the written format outweighs the benefits of having the oral tradition। बच्चे outweighs के वर्ड को नहीं समझ पाते, outweighs का मतलब समझ रहे होते हैं कि जो है वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि यार आजकल हमें जरूरत नहीं है, या outweighs का मतलब वो समझते हैं कि बेनिफिट को कम कर देता है, नहीं मेरे भाई outweighs का मतलब होता है बेनिफिट्स को बढ़ा देता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, कि अगर हमारे पास कंपाइल्ड कॉपी में कुरान मौजूद है तो उसका फायदा सिर्फ ओरल ट्रेडिशन यानी दिमाग में और दिल में होने से ज्यादा होता है, क्योंकि एक वो बंदा जिसको
कुरान याद नहीं है वो भी पढ़ सकता है, हर जगह हम लेकर जा सकते हैं, किसी भी जगह हम जो है वो क्या कर सकते हैं, उसको रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि यार अगर हम रिटन फॉर्मेट का कुरान वो पुराना हजरत उस्मान के जमाने का उठाकर आज के जमाने में देखें, ठीक है, तो हमें बिल्कुल 100% सेम मिलता है। इससे मुसलमानों को मोटिवेशन मिलती है कि देखो इस्लाम इज द ओनली रिलीजन दैट इज 100% प्रिजर्व्ड। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये एक पार्ट भी मैंने करवा दिया। अब आ जाओ जरा इसको देखो। देखो भाई, ये क्वेश्चन आ गया, ये वाला मेथड्स ऑफ रेवोल्यूशन, बहुत अच्छे से समझना बेटा, ठीक है। मेथड्स ऑफ रेवोल्यूशन, एक मिनट, थोड़ी सी डिटेल से लगाना। देखो भाई, मेथड्स ऑफ रेवोल्यूशन, देखिए ये लो। ये देखो बेटा जी, ये दो क्वेश्चन आते हैं मेथड्स ऑफ रेवोल्यूशन से रिलेटेड। फर्स्ट रेवोल्यूशन का रिव्यू नहीं करवाऊंगा भाई, वो खुद पढ़ लेना, बहुत आसान है। तो राइट एन अकाउंट ऑफ द डिफरेंट वेज in which revelation came to the prophet, include examples in your answer। बहुत बहुत सुनना भाई, असल क्वेश्चन है बेटा वेज, डिफरेंट वेज पूछा है उन्होंने, ठीक है, ठीक है, डिफरेंट वेज। तो डिफरेंट वेज का मतलब है कि रेवलेशन के बारे में लिखें कि कौन कौन सी वेज में रेवलेशन आई, ठीक है। तो अब जरा एक मिनट के लिए ना रेवलेशन के वेज की समरी देखो, जबरदस्त समरी बनी हुई है, ये देखिएगा, ये पैरा को छोड़े, मेथड्स ऑफ रेवलेशन। सबसे पहले अच्छा अभी ना पैराग्राफ वाला जो पिक्चर है वो मैं अभी दूंगा, लेकिन पैराग्राफिंग कैसे करनी है, लेकिन अभी ये जरा, ठीक है, कि रेवलेशन के बेस वाला जो क्वेश्चन है उसकी जबरदस्त समरी ये आपके सामने आ रही है, ये देखिए, ठीक है। कि भाई देखो, रेवलेशन के चार मेजर वेज थे, फोर, कोई कोई इसको सिक्स भी कहता है, कोई मसला नहीं है, सिक्स भी हो सकते हैं वो, उसमें कोई इशू नहीं आता, ठीक है। रेवलेशन के चार मेजर वेज कौन से थे बेटा, जरा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के अपने तीन वेज थे। वो रियल फॉर्म में आते थे, जैसे कि वो फर्स्ट रेवलेशन में आए थे, ठीक है, या फिर इसरा में आए थे, इसरा मेराज में, ठीक है। और व्हेन द प्रॉफिट वेस्ट, एक दफा वेस्ट के ऊपर आए थे, होली प्रॉफिट ने कहा था भाई अपने रियल फॉर्म तो दिखाओ। अच्छा दूसरा, मैन फॉर्म में आते थे, देहिया कल्बी की फॉर्म में आते थे, या फिर स्ट्रेंजर की फॉर्म में आते थे। देहिया कल्बी के बारे में हजरत उम्मे सलमा की हदीस आ गई, स्ट्रेंजर के बारे में वो जो आर्टिकल्स ऑफ फेथ वाली हदीस है, ठीक है, हदीस जिब्राइल वो आ गई। कभी जिब्राइल अपेयर नहीं होते थे, बल्कि इंस्पायर करते थे, इंस्पायर, ठीक है, यानी विदाउट बीइंग अपेयर्ड हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके हार्ट में मैसेज डालकर चले जाते, ठीक है। इसकी भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता था बैटल्स में, कभी रमजान वाली एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक स्टेयर के ऊपर, मतलब वो एक मेंबर के ऊपर, आप सल्लल्लाहु रोस्ट्रम होता है ना, ठीक है, उसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ रहे थे, तो पहली सीढ़ी पे कदम रखा कहा आमीन, सेकंड पे कदम रखा आमीन, थर्ड पे कहा आमीन। कंपेनियन ने पूछा क्या रसूल अल्लाह ये क्या बात थी, हमने तो पहले कभी नहीं देखा सुना, ठीक है, इस तरह से आपने आमीन कहा। उन्होंने कहा कि अभी जिब्राइल आए थे और उन्होंने ये बात मुझे कही, क्या वो दिल में डाली, ना जिब्राइल नजर आए, ना स्ट्रेंजर फॉर्म में, ना रियल फॉर्म में, ठीक है, बल्कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें चल रही, ठीक है। नेक्स्ट थिंग,
तो जिब्राइल के 3 पेज, इसमें से जिब्राइल सबसे ज्यादा डिटेल्ड है, उसको सबसे ज्यादा डिटेल से लिख कर आना है, ठीक है। और इसी की बेस के ऊपर मैं अभी एक क्वेश्चन भी समझाऊंगा। दूसरा ट्रू ड्रीम होता था, बेटा ट्रू ड्रीम की एग्जांपल भी दे दोगे। 6 मंथ्स बिफोर होता था, प्रेडिक्शंस या कमांडमेंट्स आती थी। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के अंदर यही हुआ था कि आप सब ने ख्वाब देखा और चले गए। मैसेंजर के जो भी ख्वाब होते थे तो वो सच्चे होते थे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, उसके बाद आ जाओ साउंड्स ऑफ बेल्स रिंगिंग, बीज बजिंग। इसको मैंने लिखवाया था डिवाइन, ठीक है। साउंड्स भी इसका नाम है, डिवाइन साउंड्स, ठीक है। तो पास बैठे हुए शख्स को कभी कभी फील भी हो जाता था ये बीज बजिंग और बेल्स रिंगिंग की तरह का साउंड होता था। इसमें ये बताना जरूरी है कि आपके पास जो है वो चेंजेस क्या आती थी, ठीक है। तो हैवी हो जाती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी, या फिर सर्दी लगना शुरू हो जाती थी, ठीक है। और कभी सख्त सर्दी में गर्मी लगना शुरू हो जाती थी, ठीक है। कि हजरत आयशा कहती हैं कि स्वेट ड्रॉपिंग फ्रॉम द इन द वेरी कोल्ड डे। और कभी सर्दी लगना शुरू हो जाती थी गर्मी में, जैसे फर्स्ट रेवलेशन में हुआ था, याद है कि सर्दी लग रही थी गर्मी के दिनों में तो कंबल मांगा था, ठीक है। उसके बाद कभी कभी डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन। तो बेटा इन चारों की पूरी डिटेल लिख कर आओगे, ठीक है। और इसके अंदर पैराग्राफिंग कैसे होगी अब ये देख लो, ठीक है। ये रही इसकी पैराग्राफ, ये देखना, आप इसको इस तरह से लिख लो, ठीक है भाई। पैरा 1, 2, 3, 4। और अगर आप चाहो तो ये पैरा 3 और 4 को पैरा 3 ही बना दो। इंट्रोडक्शन ऑफ द रेवलेशन दे दो, वो वर्स लिख दो जिसके अंदर रेवलेशन आती हैं, जिसके अंदर रेवलेशन के वेज बताए गए। जब्राइल की पूरी डिटेल दे दो, ठीक है, पैरा 2 के अंदर। और पैरा 3 के अंदर इन तीनों की डिटेल दे दो, ट्रू ड्रीम्स, साउंड्स और डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन, ठीक है भाई। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अच्छा, अब बच्चा बोलता है कि सर आपने कहा ये दोनों क्वेश्चन सेम है, हालांकि दूसरे वाले क्वेश्चन में देखें कि एंजल जिब्राइल आ रहा है और पहले वाले क्वेश्चन में सारे वेज पूछे जा रहे हैं, सेम कहाँ से हो गए? तो भाई सेम इस वजह से हो गए कि जब हम मार्क स्कीम में देखते हैं तो वो कहता है कि इफ यू वुड लाइक टू गेट द फुल मार्क्स तो यू नीड टू गिव द सम डिटेल ऑफ द अदर फेज ऑफ द रेवलेशन एज वेल। तो भाई अगर हम पैरा 2 के अंदर बहुत डिटेल दे रहे हैं जिब्राइल की, तो पैरा 3 और 4 को मर्ज करके एक पैराग्राफ बनाकर इन तीनों को एक पैराग्राफ में लिख दो तो क्या जा रहा है। और यहाँ तक कि साउंड्स ऑफ बेल्स रिंगिंग और बीज बजिंग की तो काफी डिटेल इवन जिब्राइल वाले क्वेश्चन में भी मार्क स्कीम बिल्कुल सेम है। आगे बात समझ में, कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। तो देखना, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ये हो गया, मैंने बताया लिख पाया हुआ भी आपको। और ये वर्ड्स पक्की याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर खुद वेज ऑफ रेवलेशन बताए गए हैं। और फिर उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, देखना, पैरा 2 जिब्राइल की 3 फॉर्म्स आ गई, रियल फॉर्म, मैन फॉर्म, इंस्पिरेशन। और देखो पैरा 3 के अंदर ये तीनों चीजें आ गई, ठीक है। तो जिसने लेनी है पिक्चर तो वो ले ले मेरे, ठीक है भाई। अच्छा जी। अच्छा, कभी कभी ना ये ड्रामा भी होता है, देखना। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना, कॉम्पिलेशन हो गया, रेवलेशन हो गया, उसके दो दो तीन तीन क्वेश्चन हो गए। कभी कभी ये ड्रामा होता है कि 632 610 to 632 का क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें भी घबराना नहीं है। उसमें सिंपल यही आंसर होगा, ठीक है। लेकिन मेथड्स ऑफ रेवलेशन का नहीं होगा भाई ये, ठीक है। मेथड ऑफ रेवलेशन इसके पैरा 4 में आ रहा है, समरी, ठीक है। बाकी देखो इसके अंदर वही सारी बातें भी लिखनी पड़ेंगी कि कौन सी सूरह कब नाजिल हुई, होल सूरह नाजिल हुई, स्मॉल वर्ड्स नाजिल हुई, सेवरल वर्सेस नाजिल हुई, ठीक है। मक्की मदनी का क्या मतलब होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी रख लो अपने पास। ये सारे आंसर्स आपको नोट्स में सीक्वेंस में मिल भी जाएंगे, ठीक है भाई। फिर डन हो गया, वीक भाई ले लिया स्क्रीनशॉट। अच्छा, अब हम यहाँ पर थोड़ी सी देर का ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी देर का ब्रेक ले रहे हैं और हम यहाँ पर इसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे।